नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल का 5वां टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति में हम वनों के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो, मरुस्थलीय वन हो, मैंग्रोव वन हो या वनों के जितने भी प्रकार हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी में हम क्या पढ़ेंगे? वन्य प्राणी से जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है और पक्षी अभ्यारण्य है, इन सब के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जीव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत जो कितने नंबर की जैव विविधता वाले देशों में से एक है? तो 12,000 जैव विविधता वाले देशों में से एक है और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यहाँ दोस्तों 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो पौधों में तो 10वां नंबर लगता है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। दोस्तों, एशिया के देशों में विश्व के अंदर पौधों के अंदर 4थे नंबर पे 47,000 पौधे होने की वजह से, और विश्व में 10वें नंबर पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में 6% फूल पाए जाते हैं और भारत में कुल पौधे होंगे फूलों के 15,000। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जिसमें फूल नहीं लगते, वैसे पौधे भी है, जैसे फर्न हो गया, शैवाल को हम एलेगी कहते हैं, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। ये दोस्तों फर्न, शैवाल, ये कवक, ये हमें मिलेंगे जो हमारे जो लद्दाख वाले क्षेत्र हैं, जहाँ बिल्कुल बर्फ़ पड़ती है, कुछ होता नहीं वहाँ, ऐसे इलाकों में फर्न, शैवाल, एलेगी मिलते हैं। अब देखते हैं, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में कितनी जानवरों की जाति मिलेगी? 90,000 जातियों के जानवर मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, यानी जो वनस्पति पैदा हो उसमें मनुष्य का सहयोग नहीं होना चाहिए, और मनुष्य का सहयोग हो गया तो फिर कृत्रिम वनस्पति हो जाएगी वो तो, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उससे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो अक्षत से मतलब है जिस पे मानवीय प्रभाव नहीं पड़े, उस वनस्पति को हम अक्षत वनस्पति कहेंगे। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, कृषिगत फसलें हो गई, फल हो गए, बागान हो गए, वनस्पति के भाग तो हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं हो गए, कृत्रिम वनस्पति हैं। क्या आप जानते हैं वे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं, जो दोस्तों भारतीय वनस्पति हैं, जिसके पौधे भारत में ही होते हैं, उसे देशज कहते हैं। या देश के अंदर जो जन्म लिए पौधे उसे देशज कहते हैं। देखो, देश यानी भारत, ठीक है, और जैसे मतलब जन्म लेना। जो भारत के अंदर जिन पौधों ने जन्म लिया है उन्हें देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं, यानी विदेश धनजय। जो पौधे विदेश में जन्म लिए हैं उन्हें कहेंगे
विदेशज पौधे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो दोस्तों वनस्पति जगत का आप अर्थ जान के होंगे। इसका वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। और इस तरह प्राणी, तो दोस्तों वनस्पति जगत की डेफिनेशन आप जान गए होंगे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। और इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से। तो दोस्तों ये वनस्पति और प्राणियों में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है भारत में और विश्व में? तो पहली वजह है धरातल। धरातल की वजह से भी वनस्पति में परिवर्तन होता है जगह जगह से। धरातल में दोस्तों दो चीज़ें, एक भूभाग है, एक मृदा है। भूभाग की वजह से जो परिवर्तन आता है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधों में से एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? तो दोस्तों एक प्रकार की वनस्पति नहीं होगी। धरातल के स्वभाव को वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और उपजाऊ भूमि पर प्रायिक कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि पर होगी कृषि और जो अन्य भूमि होगी बंजर भूमि, वो वहाँ होंगे वनस्पति या वन। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं और जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। तो दोस्तों वन्य प्राणी तो यहीं रहेंगे ऊबड़ खाबड़ वाली जगह के अंदर। अब अगला कारक है दोस्तों ये जो वनस्पति को प्रभावित करता है, मृदा। धरातल का भाग है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। तो दोस्तों अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाएगी जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थल की जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी के अंदर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी और नदी के डेल्टा के अंदर पर्णपाती वन पाए जाएंगे। नदी के जितने भी डेल्टा हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, ये दोस्तों जो पर्वतों के ढलान होते हैं जहाँ मृदा की परत बहुत ज़्यादा गहरी होती है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है जलवायु। जलवायु भी प्रभावित करता है दोस्तों वनस्पति को। जलवायु में है तापमान पहला कारक। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान को और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट। जब दोस्तों हिमालय पर्वत की ढलान पर जाएंगे और प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर जाएंगे तो 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आएगी। क्योंकि आपको पता है कि हम जब पृथ्वी से प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। तो इस तरह 9 से 15 से ऊपर जाएंगे तो लगभग 5-6 डिग्री में कमी आ जाएगी। ज़्यादा ऊपर जाएंगे और ज़्यादा कमी आ जाएगी। वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों जब प्रायद्वीप की पहाड़ियों से ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उष्णकटिबंध से क्या होगा, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति चेंज हो जाएगी। क्योंकि अल्पाइन वनस्पति ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, उसके बाद कम ऊंचाई पे शीतोष्ण फिर होती है। अगला दोस्तों वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। ये वनस्पति खंड दे रखे हैं, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आप जानते होंगे 0 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांश है, वो तो है उष्ण कटिबंधीय।
ठीक है। 0 से 23.5 तो उष्णकटिबंधीय हो गई, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे वो दक्षिणी अक्षांश हो। उपोष्ण में दोस्तों जो ये क्षेत्र है थोड़ा इसका कम मान लो, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, उसे कहेंगे हम उपोष्ण कटिबंधीय, इनके आसपास वाला। और शीतोष्ण में क्या कहेंगे? शीतोष्ण में दोस्तों हम जो उष्ण और शीत कटिबंध है, यानी 23.5 डिग्री से लेकर जो 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र है ये, और इसके अलावा 23.5 से पहले वाला, जैसे मान लो 15 डिग्री करीबन, यानी 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री वाला क्षेत्र है, वो कहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय है। यानी शीत जलवायु भी होनी चाहिए और उष्ण कटिबंध जलवायु भी होनी चाहिए। और अल्पाइन तो वन होते हैं दोस्तों जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं औसत वार्षिक तापमान डिग्री में। तो उष्ण कटिबंधीय जो तापमान होते हैं उसमें कितना क्या होगा औसत वार्षिक तापमान? तो दोस्तों 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तापमान। और उपोष्ण में होगा दोस्तों, ये 2 तरह का तापमान दे रखा है, एक तो जून का है, एक जनवरी का है। तो जून में गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के अंदर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उष्ण का, और सर्दी के अंदर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यह है उष्ण कटिबंध का है 0 से 23 डिग्री। उपोष्ण के अंदर तो उष्ण से ऊपर वाला हिस्सा है 30 वाला मान लो आप, यहाँ है जून का तो है 17 डिग्री से 24 डिग्री, थोड़ा इसे कम कर दो। और जनवरी के अंदर है 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंध में 7 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवरेज टेम्परेचर है जून का। और जनवरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब दोस्तों हम अल्पाइन वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्पाइन वनस्पति में जो एवरेज टेम्परेचर है 7 डिग्री से कम होता है। और अल्पाइन वनस्पति में एवरेज टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि जनवरी का टेम्परेचर दोस्तों देखते हैं तो जनवरी का टेम्परेचर होता है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अब हम पढ़ेंगे अल्पाइन वनस्पति में बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय वाले हो गए तो यहाँ अल्पाइन वन पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाला होगा नहीं। उपोष्ण में पाला बढ़ जाता कभी कभी। और शीतोष्ण गंध, शीत भी है उष्ण भी है, तो कभी पाला भी पड़ेगा और कभी बर्फ़ भी पड़ेगी। अब दोस्तों जो वनस्पति को प्रभावित करता है एक और कारक, वो है जलवायु कारक के अंदर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस तरह प्रभावित करता है उसके बारे में देखेंगे वनस्पति को। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। तो आप सूर्य के प्रकाश में समझ गए होंगे कि प्राकृतिक वनस्पति को तो सूर्य के प्रकाश का अक्षांश कौन सा है। अक्षांश से मतलब है कि जैसे ऊपर जाएगा अक्षांश 90 डिग्री के आसपास, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, तो वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की होगी। अपना 0 से 23 डिग्री अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय चक्र, जो अपना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ सूर्य का तापमान सीधा बढ़ता है। इस वजह से वहाँ भी अलग वनस्पतियाँ पाई जाएगी, जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, फिर पर्णपाती वन मिलेंगे। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। तो दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वनस्पति को। समुद्र तल से ऊंचाई से आसे हैं, जैसे समुद्र तल के आसपास बड़े क्षेत्र हैं, कम ऊंचे क्षेत्र हैं, तो वहाँ तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पा जाएंगे, ये तुम्हारे मैंग्रोव वन पा जाएंगे डेल्टाई क्षेत्रों में। लेकिन ऊंचे जाएंगे तो ऊंचे तो कौन से अल्पाइन वन मिलेंगे पहाड़ों पे। फिर जो पहाड़ी ढलान है जो वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे है, तो वहाँ शंकुधारी वन मिलेंगे। तो दोस्तों ये समुद्र तल से ऊंचाई भी प्राकृतिक वनस्पति को बहुत प्रभावित करते हैं। और ऋतु से तो दोस्तों मौसम जब बदलता है, ऋतु बदलती है, तो उससे भी वनस्पति
में चेंज बदली आती हैं। प्रकाश का अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रकाश जल्दी मिलेगा गर्मी की ऋतु में तो वृक्ष जल्दी बढ़ेंगे, और सर्दी के अंदर जो वृक्ष नहीं बढ़ेंगे तो अपेक्षाकृत कम बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं, ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है इस सवाल। तो मैं बताता हूँ आपको, हिमालय की जो दोस्तों दक्षिणी ढलान है, तो दक्षिणी ढलान मंद ढलान है दोस्तों, जैसे यूँ मंद ढलान। और जो मंद ढलान होते हैं तो वहाँ के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और जो उत्तरी ढलान है हिमालय के, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, वो बिल्कुल संकरी ढलान है। इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा कारण ये भी है कि जो हिमालय के दक्षिणी ढलान है दोस्तों, तो यहाँ मानसून की 2 शाखाएँ आती हैं। जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उससे, जो इसके अलावा हमारे जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, और जो अरब सागर की शाखा है वो भी बारिश करती हैं। तो फिर इस तरह वो ढलान वाले पर्वत होने की वजह से तो यहाँ पर्वतीय वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है हिमालय का, उत्तरी ढलान है, तो वहाँ वर्षा नहीं होती क्योंकि मानसून पहुँचता नहीं है। तो इसके अलावा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में जो वहाँ से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ से ठंडी पवनें आती हैं। तो ठंडी पवनें आती हैं जो वृक्षों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती हैं। जबकि हिमालय के दक्षिण के अंदर तो लगभग आप मान लो कि 30 डिग्री के आसपास क्षेत्र है, 30-32। तो यहाँ से जो सूर्य का तापमान है अपेक्षाकृत ठीक पहुँचता है, यहाँ ठंडी पवनें होती नहीं, मतलब जलवायु काफ़ी हद तक आदर्श होती है। इस वजह से हिमालय के दक्षिणी ढाल पे अधिक वर्षा होती है। अब देखते हैं वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो जून से सितंबर के बीच चलता है। मानसून के अंदर हमने पढ़ा था। और पीछे हटते उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। जब दोस्तों ये मानसून वापस चला जाएगा वर्षा करके सितंबर में, जब मानसून वापस जाएगा तो इसके उत्तरी पूर्वी मानसून कहेंगे। उत्तरी पूर्वी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये फिर उत्तर पूर्व दिशा से आएगा, क्योंकि उत्तर हिमालय हो गया और पूर्व के अंदर ये आसाम वगैरह, तो इन क्षेत्रों से वर्षा करके वापस लौटते हैं जो हमारा केरला की साइड में। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ क्या होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा घने वन पाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वर्षा से तो वन होते ही हैं। जो अधिक वर्षा कहाँ है, हिमालय क्षेत्र हो गया, आसाम, मेघालय, यहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए वन भी अधिक पाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा, यहाँ वर्षा कम होने की वजह से वनस्पति भी कम पाई जाती है। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान है। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट में दोस्तों हमारे 3 तरह के तट हैं। तो कौन कौन से तट है आप तो जानते होंगे। सबसे नीचे तो है मलाबार तट जो केरला वाला तट है। फिर ऊपर जाएंगे हम जो कन्नड़ तट है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है। और उसके बाद दोस्तों जो कोंकण तट है, जो महाराष्ट्र गोवा वाला क्षेत्र है, कोंकण तट। और एक और तट की बात करें तो हम सौराष्ट्र तट कह सकते हैं, गुजरात के आसपास वाला 4 कह सकते हैं। वैसे 3 ही तट हैं, मालाबार, उसके बाद कन्नड़ और कोंकण तट। तो दोस्तों इन तटों पर और जो पूर्व के अंदर 3 तट हैं, दोस्तों देख तो मैं आपको नक्शा बता दूँगा, हल्का सा मैप। ये बांग्लादेश हो जाएगा, ये भारतीय नक्शा दोस्तों। जैसे तो ये जो तट है दोस्तों, इन्हें पश्चिमी तट कहते हैं और इन्हें पूर्वी तट कहते हैं। तो यहाँ अधिक वनस्पति होने की मुख्य वजह है
ये पूछ रहा है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। पर पूरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वनस्पति, तो इसी के ढलान पूछा जाए। पश्चिमी घाट है या तट है, और यहाँ एक दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इसका जो पश्चिमी घाट है तो इधर वाला, तो यहाँ अधिक वनस्पति होती है। तो इसकी मुख्य वजह ये है दोस्तों, क्योंकि ये ढलान वाला क्षेत्र है, ये मतट की ओर ढलान है इनका, और यहाँ से जो मानसून बनता है दोस्तों, जो हमारा अरब सागर से, तो मानसून बन के इन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से टकराता है और यहाँ अधिक वर्षा करता है पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों अधिक वर्षा करने से क्या होता है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है यहाँ तो वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति भी अधिक होगी। इसके अलावा इसके जो पूर्वी ढाल हैं पश्चिमी घाट के, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी अरब सागर शाखा आती है दोस्तों, सीधी जाती है वर्षा करती है। यहाँ वर्षा की फिर से यहाँ की तो सीधी निकल जाती है, तो अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, और थोड़ी इस तुलना में कम वर्षा होने की वजह से तो वनस्पति कम होती है। हालांकि वनस्पति खूब है, पर दोस्तों इसकी कंपैरिजन टू वेस्टर्न तट ज़्यादा बारिश होती है पश्चिमी तट पे। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों वन मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आप तो जानते ही हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन से मतलब दोस्तों ये नए वन रहते हैं। जैसे एक वन काट लिया और पौधा दूसरा लगा दिया तो वन वापस हो जाएंगे, और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और ये स्थलीय जलवायु, मृदा, ये दोस्तों सभी को प्रभावित करते हैं वन। क्या याद दे रखा है इसके अंदर? वन है स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर देखते हैं। वन है स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल करते हैं, और मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। तो नदियों की धारा को कैसे नियंत्रित करेंगे? जो ज़्यादा वन वाले क्षेत्र होंगे तो वहाँ क्या होगा, जो नदी की धारा होगी तो वनों को क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस वजह से वहाँ मृदा अपरदन भी नहीं होगा, तो नदी की धारा भी चेंज नहीं होगी और मृदा अपरदन होगा नहीं बिल्कुल। ये बहुत सारे उद्यानों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। वन से दोस्तों बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं उनको जीविका मिलती है, और ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। दोस्तों वन तो वर्षा लाने में सहायता करते ही हैं, सभी को पता है। और इनसे क्या होता है, मृदा को जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म ईंधन, जीव तो जानते होंगे, जीवाश्म में क्या होगा, जीव, धन, अस्म, तो दोस्तों जीवाश्म मिलता है। जीव यानी जीव जंतु होते हैं। अस्म होते हैं दोस्तों अस्थि पंजर होते हैं, उन्हें कहते हैं अस्म। यानी जीव जंतुओं के जो अस्थि पंजर होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मिलता है। और वन्य प्राणियों को दोस्तों मृदा से क्या मिलेगा, आश्रय मिलेगा, वनों से आश्रय मिलेगा। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग हुई है, उद्यानों का विकास हुआ है, शहरीकरण की परियोजना यही है दोस्तों। शहरीकरण बढ़ने से वन क्षेत्र भी लगातार घट रहे हैं, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। दोस्तों जब चारे की ज़रूरत पड़ेगी तो चारा काटने के लिए वनों से तो काटेंगे, तो वन क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। अब है परियोजना कार्य। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करें और वृक्षों की पौध लगाएं और उनकी देखभाल करो और देखो कि ये कैसे बढ़ते हैं। अब सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो दोस्तों 2003 के अंदर जो 68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन थे, जो बाद में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं,
शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। दोस्तों जैसे मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक खेती करते हैं, तो वहाँ सभी लोगों ने वन काट दिए जितने भी हैं और कृषि करने लगे, तो वो मनुष्य के हाथ में केंद्रित हो गए या फिर बिल्कुल निम्न कोटि के वन हो गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, परियोजना कार्य चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों कौन सा राज्य है जिसमें वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल मिलेगा हमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, एमपी के अंदर सबसे अधिक क्षेत्रफल है, क्योंकि बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल ज़्यादा ही होगा। और किसी केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्र सबसे कम है, ऐसा क्यों है? तो दिल्ली के अंदर दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र है, क्योंकि दिल्ली पहले से तो छोटा है, इतने ज़्यादा क्षेत्रफल है नहीं। इसके अलावा दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहने की वजह से यह वन्य क्षेत्र बिल्कुल कम है। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में वन कितने हैं। भारत में वर्तमान में वन है 21.05%। तो आपको पूछ ले किसके अनुसार है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अनुसार 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों जब इस रिपोर्टों के नए आंकड़े आते हैं तो आप नए आंकड़ों के हिसाब से देख लिया करें कि वन क्षेत्र कितने बड़े हैं, कितने घटे हैं। घटे ही होंगे, बड़े तो नहीं होंगे। अब है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं? हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। अब दोस्तों वनों का क्षेत्रफल है, ये कुछ राज्य दे रखे हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं कि वन किसके अंदर कितने हैं। यानी जितने वन है उसका परसेंटेज दे रखा है, आप समझ गए होंगे। 90% तक वन है किसी राज्य के अंदर। ये कौन सा राज्य है, एक मिनट। अब दोस्तों इन स्टेट को देखते हैं हम। इस दंड आरेख में ये दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ बहुत अच्छे वन है, आंध्रा में कम है। उसी तरह गोवा के अंदर देखो, अरुणाचल प्रदेश में 80% है, गोवा में 60% है। केरला के अंदर भी 45% वन है। जो मणिपुर है, मणिपुर में दोस्तों कितने वन है? मणिपुर में 75% है। अब मेघालय में देखते हैं, मेघालय में भी 75 है। मिजोरम में कितने हैं? मिजोरम में है 90% वन। तो दोस्तों मिजोरम में बहुत अच्छे वन है, 90%। 76 तक वन है, 90%। और जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा में भी अच्छे वन हैं, 80। ये है हमारा सिक्किम है, सिक्किम में भी 45% है। त्रिपुरा में कितने देखो, त्रिपुरा में 75 है। ये जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी 45% है। और ये कौन सा है? अंडमान निकोबार के अंदर 80% क्षेत्र में वन है। तो दोस्तों ये तो वनों का परसेंटेज है। जैसे कोई क्षेत्रफल है किसी राज्य का, तो उस राज्य के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है, उसमें सबसे अधिक है हमारा 90% है मिजोरम। तो दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है सबसे अधिक। आपको सवाल ऐसे पूछे कि ऐसा सबसे अधिक कुल राज्य के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में, तो आएगा मिजोरम। मिजोरम है 90%। पर आपको सवाल इस तरह पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में वनों का, तो दोस्तों फिर मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। तो इस वजह से वहाँ मैं मध्य प्रदेश बताते हैं यहाँ पर आपको। ये मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में वन तो 25% है, पर क्षेत्रफल विशाल होने की वजह से वन क्षेत्र काफ़ी अधिक। अब दोस्तों हरियाणा देख दिए, कम वन क्षेत्र है। जैसे बिहार है 10 से कम है, गुजरात हरियाणा में 10 से कम है। तुम्हारा पंजाब राजस्थान में भी बिल्कुल कम है, 2% 5%। यूपी के अंदर
5%, दमन और दीव में 5%। अब दोस्तों दमन और दीव और नागर और दादर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, पहले अलग अलग थे। दोस्तों जहाँ कृषि ज़्यादा होती है, कृषि कार्य ज़्यादा होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तो यहाँ लोगों ने वन काट दी और खेती करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति लगातार कम हो रही है। अब दोस्तों वनों के प्रकार हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तब हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो आप जानते होंगे, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 0 डिग्री से 23 डिग्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार से वन मतलब ये है दोस्तों, सदा हरित सदाबहार, कि यहाँ अलग अलग वनस्पतियों के वन एक ही जगह पाए जाते हैं। जैसे अमेजन के जंगल हो गए, तुम्हारे अफ्रीका के जंगल हो गए, अलग अलग वनस्पतियों के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग वनस्पतियों के वन होने की वजह से तो पत्ते गिरने के समय भी अलग अलग होते हैं। जब दोस्तों पत्ते गिरने के समय अलग अलग होता है तो वो सदा हरे भरे लगते हैं, इसलिए उन्हें सदा हरित वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होगा, ये तो हमारे 100 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाएंगे, यानी इनसे थोड़ी कम वर्षा होगी। और इनमें क्या है दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसमें ये होता है कि ये एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी इनकी जो वनस्पति दोस्तों एक ही टाइप की है। जैसे नीम, बबूल, बबूल तो नहीं कहेंगे, नीम हो गया, पालस हो गया, सालर हो गया, रोजवुड हो गया। तो दोस्तों ये करते हैं, पीपल हो गया, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे आम, ये नीम है तो नीम ही नीम है सब जगह, तो पत्ते तो एक टाइम गिरेंगे, इसलिए पर्णपाती वन कहते हैं। ऐसा लगता है कि पत्ते झाड़ते हैं, पत्ते सभी झाड़ते हैं वन तो। अगला है दोस्तों उष्णकटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियाँ, जो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा होती है। पर्वतीय वन किसे कहते हैं, पर्वतीय वन हम इसे कहेंगे जो पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर, मंद ढालों पर। अगला मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन दोस्तों जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ जो लवणीय भूमि होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक चित्र दे रखा है, समझते हैं इसको। इसमें देखो तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर यहाँ तक, फिर बाद में इसने झाड़ी पर्थ, फिर 5 मीटर वैसी पर्थ, फिर नवीन वृक्ष मिलते हैं, फिर 20 मीटर में ऐसे वृक्ष मिलेंगे, फिर वितान पर्थ होगी, फिर 40 मीटर पे देखो, फिर निर्गत वर्ग पवन, अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। तो दोस्तों वनों की ऐसी परतें मिलती हैं, 60 मीटर ऊंचाई तक वन मिलते हैं। पहले छोटे आ गए, फिर उसके बाद उसके बड़े, फिर वो बड़े, वैसे बड़े। तो यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश इन वनों की परतों की वजह से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए बहुत घने लगते हैं दोस्तों ये वन। अब हम देखते हैं अगला पहला हमारा वन है उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, ये पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे और इन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती हो। तो दोस्तों यहाँ इन वनों की क्या खासियत है कि ये अधिक वर्षा होनी चाहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी होनी चाहिए। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं और यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष और झाड़ियाँ उगती हैं। और इन वनों में विभिन्न ऊंचाइयों की ये कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वन है तो अलग अलग स्तर देखने को मिलेंगे। और वृक्षों में पतझड़ होने की कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। और इन वनों के अंदर कौन से हैं, व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबनुस, जिसे एबोनी कहते हैं, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो पहला है एबनुस, एबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये 5 तरह के उदाहरण दे रखे आपको। एबोनी
आबनूस, महोगन, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर है हाथी है, बंदर, तैमूर और हिरण। ये दोस्तों इसमें जानवर मिलेंगे इन वनों के अंदर, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण और एक सींग वाला गैंडा मिलेगा, जो आसाम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र के अंदर। हमारा आसाम और बंगाल में कौन से, असम के अंदर जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य है, तो वहाँ ये मिलेंगे। अब दोस्तों ये वनस्पति का प्रकार दे रखा है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। ये दोस्तों पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसके अंदर असम, मिजोरम, मेघालय ये क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, यहाँ तो मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो हमारे पर्णपाती वन है, ये लगभग संपूर्ण भारत में मिलेंगे। पूरे दक्षिणी घाट में मिलेंगे और पूरे उत्तरी मैदान के अंदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक मात्रा में मिलेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद है पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर्वत होंगे वहीं तो मिलेंगे। तो पर्वत दोस्तों हिमालय पर्वत में मिलेंगे, पूरे हिमालय पर्वत के अंदर। और इसके अलावा अब दोस्तों मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन दोस्तों केवल एक ही जगह मिलते हैं। मैंग्रोव वनस्पति केवल ये पश्चिम बंगाल में मिलती है, जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। तो यहाँ मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेगी। ये बांग्लादेश में मिलती है, ये इस क्षेत्र में मिलती है। बांग्लादेश तो दोस्तों अलग हो चुका भारत से, इसलिए काउंट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों जो डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ मैंग्रोव वन मिलेगा, जैसे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, यहाँ भी मिलेगा मैंग्रोव वन। यहाँ भी मैन यहाँ है। अब है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तुम्हारा विदर्भ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो ये सूखा क्षेत्र है। यहाँ बारिश नहीं होती है, डार्क जोन है, क्योंकि एक शाखा यहाँ से यूँ चली जाएगी और दूसरी जगह यूँ चली जाएगी और ये क्षेत्र सूखा रह जाएगा। तो यहाँ मिलेगा। और पश्चिमी मरुस्थल में मिलेगा पश्चिमी रेगिस्तान, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, जिसके अंदर आधा गुजरात है, आधा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में ये वन मिलेंगे। ये कह रहा है कि मानचित्र को देखकर पता लगाया कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। तो दोस्तों वनों का विस्तार तो आप समझ ही होंगे, लोकेशन हमने बताई थी आपको। तो मेन तो वजह है ये कि जो वनों का विस्तार अलग होने का मुख्य वजह है वर्षा है, जलवायु, तापमान, कई कारण हमने आपको बताए। और इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव मिलते हैं। ये किसके बारे में बता रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बता रहा है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? जो हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये वन है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 से अधिक तो हो गए सदाबहार वन हो गए। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो लगभग 1.5-2 महीने के लिए पत्ती गिराएंगे ये जल की उपलब्धि के आधार पर। और पत्ती दोस्तों कौन सी ऋतु में गिराएंगे? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में क्यों गिराएंगे? तो ग्रीष्म ऋतु में एक तो गर्मी बढ़ती है, पानी वैसे ही कम होता है, मानसून में नमी होती नहीं है, शुष्क होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, तो पानी बचाने के लिए, ताकि और ज़्यादा अवशोषण नहीं हो जल का, इसलिए वो पत्ती गिराते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं ये वन। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसके भी 2 प्रकार हो गए, आर्द्र पर्णपाती जो आर्द्र क्षेत्र में होंगे और सूखे क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 डिग्री से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, गिरिपथ किसे कहते हैं? हिमालय के नीचे जो प्रदेश है, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तरी बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल,
पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागवान दोस्तों या सागौन कहते हैं। इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजाति हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति के हैं। तो दोस्तों कौन कौन से वन हैं? एक तो बांस है, साल है, शीशम है, चंदन है, रवेर है, कुसुम है, अर्जुन है, सहतूत है। ये वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। और अगला है दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती तो क्या 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, और शुष्क पर्णपाती वन है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय पठार के ये वर्षा वाले क्षेत्र यूपी और बिहार के मैदान और विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागवान, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। ये दोस्तों हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क पर्णपाती वन है जिसमें साल, सागवान, पीपल, नीम। और अगला है ये आर्द्र पर्णपाती वन में बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। ये मतलब इसी बाग के 2 बाग है ये पर्णपाती वनों की। इन क्षेत्रों से बहुत बड़े बाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ बागों में पशुचारण हो रहा है। तो वनों की दोस्तों लगातार क्षरण हो रहा है। ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस तरह होते हैं। अगला है दोस्तों कुछ रह गए और इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सूर, हिरण और हाथी हैं, इसका बता रहा है। और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ मिलते हैं। अगला है दोस्तों कंटीले वन और झाड़ियाँ, जो पश्चिमी रेगिस्तान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो हमारे सूखा क्षेत्र है जी विदर्भ रह गया, तमिलनाडु, यहाँ ये वन मिलेंगे। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और जहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। अकासिया खजूर, यूफोरबिया, नागफनी को क्या कहते हैं? कैक्टाई कहते हैं। खजूर को अंग्रेजी में कहेंगे पाम और नागफनी को अंग्रेजी में कहेंगे कैक्टाई। तो खजूर हो गया, नागफनी हो गया, अकासिया, यूफोरबिया यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं। और दोस्तों इन वनों में क्या होता है? इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी होती हैं तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। तो दोस्तों जड़ें लंबी होने की मुख्य वजह क्या है कि जल की तलाश, जल तो होता नहीं है नीचे, इसलिए वो लंबी लंबी होती है और जल खोजती रहती हैं। और पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो। छोटी होने की वजह पत्तियों की जो वाष्पीकरण कम से कम हो सके। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। सूखे क्षेत्रों में झाड़ी पाई जाएगी और कंटीले पादप पाए जाएंगे। ये कंटीले वन और झाड़ियाँ ये वन है, देखो बबूल हो गया, अकासिया, देखो नागफनी, ये झाड़ियाँ हैं, वन है। और इन जंगलों में क्या पाया जाएगा दोस्तों? इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊँट ये सभी मिलेंगे। अगला है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। तो ऊंचे जाएंगे तापमान कम होगा, प्राकृतिक वनस्पति तो बदलेगी। और वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऊंचे जाएंगे तो पर्वत इस तरह के वन होंगे। तो इतना ही देर का पर्वतीय वन के अंदर। अब दोस्तों मैंग्रोव वन, ये पर्वतीय वन के चित्र दे रखे हैं। जैसे ये पहाड़ी ढाल है तो यहाँ एक वन यहाँ उग गया, यहाँ ऐसे ऐसे उगे रहते हैं। अब मैंग्रोव वन ये वनस्पति हैं तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति हैं दोस्तों। मैंग्रोव वनस्पति जो तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ ज्वार भाटा आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। जब दोस्तों 2004 की सुनामी आई थी तो दोस्तों ये
जो बंगाल का तट है तो यहाँ सबसे कम आनी हुई थी। यहाँ कम होने की वजह क्या थी? मैंग्रोव वनस्पति थी। तो यह तट में मैंग्रोव वनस्पति होने की वजह से तो ये मतलब तटरोधक का कार्य करती है, तो ज़्यादा हानि हुई नहीं। तो दोस्तों, जिन क्षेत्रों के अंदर तो तूफान आने की आशंका रहती है, तो वहाँ भी सरकार अब मैंग्रोव वनस्पति लगाने का प्रयत्न कर रही है ताकि कम से कम नुकसान हो। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। ये दोस्तों जैसे मैंग्रोव वन है, ये तट है, कैसे नीचे घना फैला हुआ है, तो ऐसे ऐसे यहाँ लग गया, तो तटों को जो तूफान आए उससे आने को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। पौधों की जड़ें पानी में डूब जाएगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई भागों में ये वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों, डेल्टाई क्षेत्रों में वनस्पति मिलेगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र तो है ही, जो दक्षिणी भारत की 4 नदी हैं, प्रायद्वीपीय पठार की। महानदी उड़ीसा की, गोदावरी महाराष्ट्र की, कृष्णा कर्नाटक और कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु, इन नदियों के डेल्टाई भागों में ये वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ये दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का एक प्रकार है सुंदरी वृक्ष, जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, फिर एंगार के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे? एक तो नारियल मिलेगा, ताड़ मिलेगा, क्योड़ा मिलेगा, एंगार के वृक्ष मिलेंगे। और इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो रॉयल बंगाल टाइगर है जो पश्चिम बंगाल में मिलता है, मुख्य रूप से आसाम के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ का प्रसिद्ध जानवर है। और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल तो नदी में मिलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में। चंबल में मिलते हैं दोस्तों सबसे अधिक तो घड़ियाल, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में बहती हैं। और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए और क्या मनुष्य इन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? बिल्कुल दोस्तों, नहीं रह पाएगा, क्योंकि वनस्पति नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बिना ऑक्सीजन हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जानवर भी ख़त्म हो जाए तो दोस्तों, जानवरों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध मिलता है, खाल, ऊन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो भी नहीं मिलेगी तो हमें बिल्कुल पूरक है एक तरह से वनस्पति, जानवर और मनुष्य आपस में सबका होना ज़रूरी है। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब पढ़ेंगे हम दोस्तों वन्य प्राणी के बारे में। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है और यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। कितनी प्रजाति मिलेगी? 90,000। और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती हैं। दोस्तों, देश के अंदर 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति मिलेगी। और यहाँ कुल विश्व का 13% पक्षी की प्रजाति मिलेगी। और मछलियों की है ये 2,500 प्रजातियाँ हैं, 2,546, जो है विश्व की 12% मछली, यानी विश्व की 12% मछली और 13% पक्षी। और भारत में विश्व के 5 से लेकर 8% तक उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानवर खूब मिलते हैं। 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी मिलेंगे। अब देखते हैं, चलो ना दोस्तों, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हाथी कहाँ मिलेगा? आसाम, कर्नाटक और केरला के उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में मिलेगा। और एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा असम में मिलता है मुख्य रूप से। असम का जो मानस अभ्यारण्य वहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा। कुछ मात्रा में काजीरंगा में मिलेगा। कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊँट मिलते हैं। जंगली गधा मिलेगा गुजरात के अंदर, जो कच्छ का रण है, और थार का मरुस्थल राजस्थान में ऊँट मिलेगा। और भारतीय भैंसा, नीलगाय को मारवाड़ी में रोजड़ा कहते हैं, आप गाय में समझ लेना। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा एक हिरण होता है, छोटा मृग होता है जिसे गजेला कहते हैं, गेजल, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं।
और यह बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये दोस्तों क्रियाकलाप हैं। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के वन हैं? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वनों की पहचान कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति तथा ये दोस्तों ये तो है हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और ये पर्वतीय वन, देखो पर्वत पर है, तो आप तो जानते होंगे। ये देखते हैं, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1972 में। और भारत विश्व का, आपको ध्यान रखना दोस्तों, 72 में लागू हुआ था। और भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, विश्व का भारत ऐसा कौन सा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों मिलते हैं? तो भारत में मिलते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर के जंगल है। तो दोस्तों गुजरात के गिर के जंगल में क्या मिलेगा? तो भारतीय शेर मिलेंगे गुजरात के गिर के जंगलों में, भारतीय शेर। और बंगाली टाइगर मिलेंगे बंगाल के अंदर। बाघ मिलेगा मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों। तो बाघ ध्यान रखना दोस्तों, आपको बाघ मिलता है एमपी और झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगा। बंगाल के सुंदरवन में भी बाघ मिलेगा और हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगा। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, तेंदुआ मिलता है दोस्तों, जिसे लियोपार्ड बोलते हैं। लियोपार्ड काफ़ी खतरनाक जानवर होता है और मनुष्य पर आमतौर पर यह हमला कर देता है। ये मिलता है और ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं और अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तो दोस्तों याक मिलेगा लद्दाख में। और जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा होता है, याक में ऐसा गुच्छेदार सींग होते हैं, बैल जैसा लगता है और लंबे लंबे बाड़ होते हैं इसके, और जिसका भार लगभग 1 टन होता है। 1 टन में कितना होगा? 10 क्विंटल भार होता है। इस याक के अंदर इतना भारी होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा भारत के अंदर नीली भेड़ मिलेगी, सॉरी बारल है, भारत नहीं है। यहाँ हिमालय क्षेत्र में तिब्बतीय बारहसिंगा, बारल, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग को बोलते हैं दोस्तों तिब्बती जंगली गधे, यहाँ मिलेंगे। और कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है, लाल पांडा। दोस्तों जब चीन के अंदर ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, तो उसका जो शुभंकर क्या था? लाल पांडा था। तो लाल पांडा कहाँ मिलता है? हिमालय क्षेत्र में, जो साइड चीन है, चीन वाले क्षेत्र में मिलता है। नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए मिलते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों घड़ियाल मिलेगा केवल भारत के अंदर, ये मगरमच्छ प्रजाति का ही है। और घड़ियाल आंसू बहाने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है घड़ियाल मनुष्य की तरह रोता है, आंसू बहाता है, तभी तो हम कहते हैं कि भाई क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहा है, यानी वो आंसू बहाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आदर क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे का नीचे से हमने बहुत सी औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवर में से चुने हैं। और जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। और जानवरों से क्या मिलेगा दोस्तों? जानवरों से मिलेगा मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों जानवरों से मांस मिलता है, अंडे भी मिलते हैं। और मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। तो दोस्तों मछली से मिलेगा हमें पौष्टिक आहार। और बहुत से कीड़े मकोड़े फल और वृक्षों से परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों और जैविक नियंत्रण रखते हैं। और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो गया। दोस्तों अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी सिस्टम है, काफ़ी परिवर्तित हो रहा है और लगभग 13,000 पादप प्रजातियाँ संकट में हैं और 20
प्रजातियाँ विनिष्ट हो चुकी है, यानी 20 प्रजातियाँ तो लुप्त ही होगी बिल्कुल, और 1300 बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियाँ भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों काफ़ी इतना नुकसान हो रहा है। अब है पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का प्रमुख कारण है। अपने देश को पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए वो देखते हैं हम। देश में दोस्तों 18 जैव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र हैं, वो हम पढ़ेंगे, अभी दे रखे हैं 18 क्षेत्र। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि देश में कुल कितने जैव मंडल नीचे हैं? 18 हैं। इनमें से दोस्तों 10 तो है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की जाती है। यानी दोस्तों 18 में से 10 तो हैं जीव मंडल नीचे हैं, जो विश्व के हैं यानी टॉप लेवल के हैं। 8 अन्य हैं। इनमें दोस्तों एक बार फिर देखते हैं। 10 के अंदर सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक, ये दोस्तों क्षेत्र हैं। अब सन 1992 से राजस्थान द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। 1992 में क्या हुआ था, ये जो पादप उद्यान है उनको सरकार ने सहायता देने का निर्णय किया है। अगला है शहर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। तो दोस्तों इनके लिए कई योजना बनी है। शेर का संरक्षण करना हो, गेंडा का संरक्षण करना हो, भारतीय भैंसा का संरक्षण करना हो। भारत में 103 तो नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, 535 है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। तो दोस्तों आपको ये डाटा याद रखना है, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध निवास तत्काल समाप्त हो सके। दोस्तों ये कुछ हमारा ऊपर रह गया था भाग। अब 18 जैव मंडल नीचे कौन कौन से वो देखते हैं। सुंदरवन है, सुंदरवन तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, कच्छ गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ेगा, जो हमारा तो श्रीलंका से ऊपर और तमिलनाडु के नीचे इस क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी है। दिहांग दिवांग आसाम में है। ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान दोस्तों कहाँ है, जो लद्दाख वाले क्षेत्र में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। डिब्रू साइखोवा ये आसाम के अंदर है। शेष अचलम, नंदा देवी कहाँ पड़ेगा, तुम्हारा ये सिक्किम वाले क्षेत्र के। अगस्तमलाई तमिलनाडु में। पन्ना मध्य प्रदेश में। नाकरेक असम में। कंचनजंगा ये हिमालय के अंदर है। ग्रेट निकोबार पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। मानस असम में और अचानकमार अमरकंटक एमपी के अंदर है। ये दोस्तों 18 जैव मंडल नीचे हैं। आपको 18 के नाम याद रखने हैं। सवाल इस प्रकार पूछते हैं, ये 4 दे देंगे और पूछे कि निम्न में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जैसे सुंदरवन दे दिया, मन्नार की खाड़ी दे दिया, नीलगिरी दे दिया। चौथा मान लो सरिस्का अभ्यारण्य दे दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सरिस्का नहीं है। इस प्रकार कुछ भी दे सकता है। अब दोस्तों प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में भारत आते हैं। साइबेरियन करेन आते हैं दोस्तों, भारत आते रहते हैं। और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है और कच्छ के रण ही भी रुकते हैं ये पक्षी। और जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, ये दोस्तों जो मरुस्थलीय भूमि है वो समुद्र से मिलती है और यहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हज़ारों की संख्या में आते हैं।
और यहाँ कौन से जानवर आते हैं? फ्लेमिंगाई आते हैं, लाल सुंदर कलंगी वाले जानवर हैं और खारे कीचड़ के ढेर में बनाकर घोंसले बनाती हैं फ्लेमिंगाई और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से ये भी हैं। और क्या ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है दोस्तों? ये भी कीमती धरोहर है। और जो कच्छ का रण है, जो हमारा 18 जैव मंडल नीचे हैं, इसमें भी शामिल हैं। अब दोस्तों ये समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, यानी गिद्धों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने परियोजना शुरू की है। नॉर्ड टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, जो हमारे टाइगर है यानी चीता है, उनको बचाने के लिए प्रयास किया है। सीबीआई टू प्रोब रणथंभौर टाइगर डेथ। ये जब दोस्तों रणथंभौर टाइगर के अंदर जो हमारे बाघ है उनको मार दिया गया तो सीबीआई जांच का फैसला किया गया था। राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, ये दोस्तों राइनो होता है, एक सींग वाला गेंडा होता है, इसको मतलब सींग के लिए मार दिया। तो सींग होते दोस्तों ये इनके गेंडे के, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय तस्करी बाज़ार में बहुत महंगे भाव में बिकते हैं, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। अब क्या है, परियोजना कार्य दे रखे हैं। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार पत्र महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? सारे महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों को और सूचनाएं समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए और भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं? ये दोस्तों क्या आप जानते हैं, एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल और केवल गुजरात के गिर के जंगलों में मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों वन्य प्राणी नीचे हैं, इसके अंदर देखो ये तो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और ये वाला है स्टार, ये है पक्षी अभ्यारण्य और ये है नेशनल पार्क। तो देखिए दोस्तों वेदांतगल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है। यहाँ क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। और रंगाडिथू ये केरला के अंदर है, यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। भारत में केवल 2 स्थान है, रंगाडिथू और वेदांतगल, जहाँ पक्षी अभ्यारण्य हैं, आपको ध्यान रखना है। और अब नेशनल पार्क का ये चिन्ह है त्रिभुज का और गोल गोल सर्कल है, वन्य प्राणी नीचे का। पेरियार के अंदर वन्य प्राणी नीचे है और मूडूमलई के अंदर वन्य प्राणी नीचे है। और बांदीपुर के अंदर क्या है? बांदीपुर में नेशनल पार्क है। अब देखते हैं अंटू नगरम, या वन्य प्राणी नीचे। पोचरम में वन्य प्राणी नीचे। कवाल में वन्य प्राणी नीचे। संजय गांधी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में दोस्तों ये। कान्हा मध्य प्रदेश के अंदर है और तदोबा ये भी एमपी के अंदर ये है राष्ट्रीय उद्यान। चंदगा दोस्तों ये वन्य प्राणी नीचे। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, आसाम के अंदर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम के अंदर है। और ये है दोस्तों गोरुमारा, सिक्किम के अंदर है। ये क्या है? ये वन्य प्राणी नीचे है। राजगीर बिहार के अंदर है राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा यूपी के अंदर है वन्य प्राणी नीचे। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। दूधवा ये दोस्तों यूपी के अंदर है राष्ट्रीय उद्यान है। दूधवा दोस्तों ये हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, तो जहाँ से नदियाँ गिरती हैं और बाबर के अंदर जो नदियाँ 15 से 20 किलोमीटर जो बाबर क्षेत्र होता है और जहाँ वो लुप्त हो जाती हैं, तो ये तराई क्षेत्र के अंदर बाहर निकलती हैं और दलदल कीचड़ उनका निर्माण करती है, वहाँ है दूधवा। ये गिर है गुजरात के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य भी है दोस्तों, यहाँ भी टाइगर मिलते हैं। सरिस का दोस्तों वन्य प्राणी नीचे है। कार्बेट सबसे पुराना ये हमारा उत्तराखंड के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान है। और राजाजी भी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। और डाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आपको इनके नाम याद रखने, कहाँ कहाँ स्थित हैं ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा वन्य प्राणी नीचे कौन से हैं और वो
कौन से वन्य प्राणी नीचे, कौन से पक्षी अभयारण्य, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। तो दोस्तों भारत किस लिए विख्यात है? जड़ी बूटी के लिए विख्यात है और मसालों के लिए विख्यात है। और आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। आयुर्वेद में 2000 पादप मिलेंगे। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आने वाले हैं। 500 तो इनमें से रेगुलरली प्रयोग में आएंगे। और विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। जो विश्व संरक्षण संघ है इसने रेड लिस्ट के अंदर 352 पादपों की सूची बताई है और जिनमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं, यानी वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। और भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले निम्नलिखित पादप कौन से देखते हैं। पहला है सर्पगंधा। सर्पगंधा क्या करता है दोस्तों? ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग आएगा और केवल भारत में ही पाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सर्पगंधा का क्या प्रयोग है। रक्तचाप के निदान के लिए भारत में ही मिलता है। अब जामुन, ये दोस्तों जो पके हुए फल होते हैं, अंगूर टाइप आते हैं काले काले से, उसे जामुन कहते हैं। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। और बीज का बनाया हुआ पाउडर ये जो दोस्तों मधुमेह होता है, डायबिटीज़ रोग में भी सहायता करता है। तो दोस्तों हम तो अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे जो ये आयुर्वेदिक पौधे हैं, औषधीय पौधे, इनका महत्व ध्यान नहीं। यदि इनका महत्व ध्यान हो तो दोस्तों हमें इन अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है और इनसे भी सही हो सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों में, काफ़ी लगभग 2-3 महीने ले तो इनका फ़र्क महसूस होता है। ताज़े पत्तों से निकाला गया रस, अर्जुन का पौधा है दोस्तों, इसमें क्या होता है? ताज़े पत्तों से निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है और ये रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अगला है बबूल। बबूल के पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं और इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम क्या काम आएगा दोस्तों? नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है नीम। तुलसी पादप क्या करता है? जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार का होगा, कचनार फोड़ा, अल्सर और दमा रोगों के लिए प्रयोग होगा और इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अगला है अपने क्षेत्र के औषधीय पौधों या पादपों की पहचान करें और कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश तो रोका जा सके? दोस्तों रोक तो सकते हैं, विनाश क्यों नहीं रुकेगा। अब ये हमने देख लिया था, हमारा कुछ टॉपिक बस तो नहीं गया दोस्तों, हमने सब देख लिया था। कंटिलेवन, झाड़ियाँ, ये भी हमने देख लिया था। प्राकृतिक वनस्पति, ये भी हमने देख लिया था। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न के अंदर है पहला, रबड़ का संबंध किस वनस्पति से? तो दोस्तों रबड़ जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रबड़ मिलता है और सबसे ज़्यादा रबड़ मिलेगा दोस्तों मलेशिया के अंदर, मलेशियम, और भारत के जो केरला वाले क्षेत्र में, कर्नाटक केरल में भी वन मिलते हैं रबड़ के। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं? तो दोस्तों सिनकोना के वृक्ष मिलेंगे तुम्हारे 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में। सिनकोना ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है सिनकोना, ये आर्द्र वनों में आते हैं, 100 से 200 के बीच मिलते हैं, 100 में मिल जाएंगे सिनकोना। और सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में? तो सिमलीपाल जीव मंडल नीचे ओडिशा में है। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचों में लिए गए? तो विश्व के जीव मंडल नीचों में दोस्तों मानस है। विश्व के 10 जो जीव मंडल नीचे हैं, टोटल है 18 में से 10 है विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। उसमें एक मानस है जो आसाम के अंदर, वो भी प्रसिद्ध है। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण
किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान ही है, जो भारत में पादप और जीवों का वितरण है, जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति थी, जलवायु हो गया, वर्षा है, मेन कारण ये है भौतिक कारक, जलवायु कारण, वर्षा वाले कारक, तापमान, इनकी वजह से होते हैं ये पादप और जीव का वितरण। जीवमंडल नीचे से अभिप्राय क्या है? कोई दो उदाहरण बताइए। दोस्तों जीवमंडल नीचे क्या होते हैं? जो ये क्या होता है, विश्व के जितने भी जीवमंडल हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो कई देशों के बीच जो MOU हुआ है, तो जीवों को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र बनाते हैं, उन्हें कहते हैं जीवमंडल नीचे। और जीवमंडल नीचे कुल 18 हैं। उनके दो उदाहरण, एक तो मानस पर हमने देखा था, नंदा देवी, सिमलीपाल, अमरकंटक, अचानकमार, कच्छकरण, बहुत सारे हैं दोस्तों। कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पर्णपाती वनस्पति मिलते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर वन्य प्राणी कौन सा होगा? यहाँ हाथी हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी, गैंडा। और पर्वतीय वनस्पति में दोस्तों याक मिलेगा, और तुम्हारा जो एक कश्मीरी बकरी, तिब्बती याक, लंगूर, ये मिलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर कीजिए। वनस्पति और प्राणी जगत, ये आपको अंतर पता है दोस्तों, हमने ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ा था। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में हमने अंतर पढ़ा था। जहाँ 200 से अधिक वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से, वो तो होगा सदाबहार वन। और 70 से लेकर 200 के बीच जो वन है, वर्षा वाला क्षेत्र, वो होंगे पर्णपाती पर। और पर्णपाती वन भी दो प्रकार के हैं, जिसकी वर्षा 70 से 100 के बीच होगी वो होगा शुष्क पर्णपाती वन, और जिनमें वर्षा होती 100 से 200 वो होंगे आर्द्र पर्णपाती वन। और सदाबहार वन में क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के वन होंगे, और पर्णपाती के अंदर एक ही प्रजाति के वृक्ष होंगे। भारत में ये एक ही टाइम पत्ते गिराएंगे, पर्णपाती वन और सदाबहार वन में पत्ते अलग अलग टाइम गिरते हैं, इसलिए हमेशा हरे महसूस होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाले वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो दोस्तों वनस्पति भारत में हमने पढ़ ली, 5 तरह के थे। और अधिक ऊंचाई पर जो पर्वतीय वन मिलते हैं। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। दोस्तों भारत में बहुत अधिक जीव और पादप संकटग्रस्त हैं, बिल्कुल सही है। तो उदाहरण तो आपके सामने बहुत सारे हैं दोस्तों, ऊपर देखा था हमने। भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत का धरोहर से धनी क्यों है? तो दोस्तों भारत प्राणी जगत और वनस्पति जगत धनी होने का मुख्य वजह यह है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणी मिलते हैं। कितने तरह की मछलियाँ मिलती हैं, कई तरह के फूल, कई तरह के जीव, वनस्पति, पौधे भी मिलते हैं। अब मानचित्र कौशल, भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं और अंकित करें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमने देखा था मानचित्र में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भी ऊपर देखा था। 2 जीवमंडल नीचे भारत के उत्तर और दक्षिणी पूर्वी भागों में। तो दोस्तों भारत के उत्तर भाग के अंदर कौन से 2 मंडल? उत्तर भाग में नंदा देवी हो गया, दक्षिण के अंदर अगस्त्यमलय हो गया, पूर्व के अंदर मानस हो गया, पश्चिम भाग में कच्छकरण हो गया। कई है दोस्तों, ये आपको खुद करने परियोजना कार्य। अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ पादप का पता लगाइए। किन्हीं 10 व्यवसायों का नाम बताइए जो जंगली और जंगल जानवर से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। दोस्तों बहुत सारे व्यवसाय हैं, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, तो तुम्हारा रबड़ उद्योग हो गया। वन्य प्राणियों का महत्व बताते हुए एक पद्यांश या गद्यांश लिखिए। वृक्षों का महत्व बताते हुए नुक्कड़ नाटक की रचना करें। और अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे लगाएं और देखिए कि कैसे बड़ा होता है, किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। दोस्तों ये आपको काम करने हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी का कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।